ஆச்சி சத்து மாவு. ஆச்சி சத்து மாவு ஒன்னு வாங்கினா இன்னொன்னு फ्री। इसका फायदा ये होगा, दो फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूज़िक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनमस कॉलेजेस, ये आप में से प्रायः बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से, उनके टीचर से, इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दे विल बी सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा। और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज़ के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। As on date, we have different norms for deemed universities, for the central universities, for different individual standalone institutions. Their new policy says that for reasons of quality, norms will be same and not as per the ownership. चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए। अभी एज ऑन डेट इट इज़ अराउंड 4.43%, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दैट we will work together, that is the central government, state governments will work together to achieve 6%. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, USA में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन NSF के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं। हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा। और इससे हम समझते हैं
कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को की उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों। स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था। कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है। पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है, तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़ और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं और ट्रेडिशनल आर्ट्स, जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट्स भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 मुख्य हैं। शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्ज़ाम्स के बारे में, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மத்திய கல்வி அமைச்சமாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உயர்கல்வித்துறை செயலர் அமித் கரே தற்போது செய்தியாளர்களுக்கு இடையே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த காட்சிகளைத்தான் நாம் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் ஆலோசனையில் பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இது குறித்து நமது செய்தியாளர் மதி அழகனிடம் விளக்கங்களை கேட்டு பெறலாம். மதி, புதிய கல்விக் கொள்கையிலே என்னென்ன வரைமுறைகள் புதிதாக நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் மதி. இன்று காலை பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு அனுமதி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் அனைத்தும் குறித்து என்னென்ன மாதிரியான அம்சங்கள் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் செய்தியாளர் சந்தித்து வருகின்றனர். தற்பொழுது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் குறித்து உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் அமித் கரே செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். குறிப்பாக இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னாட்சி கல்லூரிகளுக்கு கிரேடு முறையில் தன்னாட்சி என்ற அந்த அங்கீகாரம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் உயர்கல்வி சீரமைப்பிற்கு ஒற்றை முறை மட்டுமே இனி பயன்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அனைவருக்கும் கட்டாய கல்வி என்ற திட்டமானது நீட்டிக்கப்பட்டு 3 முதல் 18 வயது வரை கட்டாய கல்வி முறையானது அமல்படுத்தப்பட இருக்கிறது. குறிப்பாக இளங்கலை பட்டப்படிப்பு என்பது தற்பொழுது 3 ஆண்டுகள் கொண்டதாக இருக்கிறது. இனி அது 3 முதல் 4 ஆண்டுகளாக இளங்கலை பட்டப்படிப்புகள் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. டிப்ளமோ படிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. அதே 2 ஆண்டுகளாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும்
இளங்கலை படிப்புகளில் ஒருவர் பல முறை வெளியேறிவிட்டு மீண்டும் படிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. குறிப்பாக இளங்கலை படிப்பில் முதலாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டு இருக்கும் ஒருவர் அவர் பாதியிலேயே அந்த படிப்பை நிறுத்திவிட்டு டிஸ்கண்டினியூ செய்துவிட்டு மீண்டும் படிப்பை தொடரலாம். அது நிறைய முறை அந்த படிப்பை தொடரலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.